आप सभी का अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कॉट्सा के बारे में। कॉट्सा है क्या और वर्तमान संदर्भों में चर्चा में क्यों है, इन सब के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भी दृष्टि से महत्वपूर्ण है और प्रारंभिक परीक्षा में भी कॉट्सा के बारे में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले प्रारंभ करेंगे कि कॉट्सा है क्या। कॉट्सा का फुल फॉर्म होता है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज दो सैंक्शन एक्ट। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज दो सैंक्शन एक्ट मतलब इसके माध्यम से अमेरिका उन देशों पर प्रतिबंध लगाता है, उन देशों को बैन करता है जो अमेरिका के आर्थिक हितों के साथ साथ अमेरिका के एक प्रकार से कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि अमेरिका की संप्रभुता के जो खिलाफ जाते हैं उनको अमेरिका सैंक्शन लगाता है। फुल फॉर्म से स्पष्ट है क्या है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज दो सैंक्शन एक्ट। मतलब जो भी देश अमेरिका के हितों के खिलाफ जा रहे हैं, अमेरिका के विरुद्ध जा रहे हैं, उन पर एक प्रकार से सैंक्शन लगाना इस अधिनियम के माध्यम से होता है। और इस अधिनियम के माध्यम से जो एक्ट है कॉट्सा एक्ट के माध्यम से अमेरिका ने समस्त देशों को दो कैटेगरियों में मतलब दो भागों में विभाजित किया है। जिनको बैन करता है उनको दो भागों में विभाजित किया है। पहला है प्राइमरी सैंक्शंस, जिसको आप बोल सकते हैं प्राथमिक प्रतिबंध। प्राथमिक प्रतिबंध में जो देश वर्तमान समय में शामिल है उसमें आपका रूस है, ईरान है, उत्तर कोरिया। मतलब ऐसे देश जो लगातार एंटी अमेरिका गतिविधियों में संलग्न हैं, संलिप्त हैं, तो ऐसे देशों को अमेरिका प्राथमिक प्रतिबंधों के तहत, प्राथमिक प्रतिबंधों के अंतर्गत, प्राइमरी सैंक्शन के अंतर्गत रखता है। दूसरी श्रेणी अमेरिका ने इसमें बना रखा है द्वितीयक प्रतिबंधक जो देश हैं। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? इसमें वो अन्य सभी देश शामिल हैं जो इन देशों से व्यापारिक संबंध रखते हैं, सैन्य संबंध रखते हैं। मतलब ऐसे समस्त देश जो प्राथमिक प्रतिबंध के अंतर्गत रह रहे देशों से सैन्य संबंध, आर्थिक संबंध रखते हैं, उनको अमेरिका द्वितीयक प्रतिबंध सेकेंडरी जो कैटेगरी है उसके अंतर्गत रखता है। तो सेकेंडरी सैंक्शंस में वो सभी देश शामिल हैं जो प्राथमिक कैटेगरी के देशों से सैन्य संबंध, आर्थिक संबंध रखते हैं और एंटी अमेरिका गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। तो ये एक प्रकार से कोई अंतर्राष्ट्रीय एक्ट नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं है। एक प्रकार से अमेरिका ने अपनी सुरक्षा के लिए, अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए एक प्रकार का प्रावधान किया है, जिसके अंतर्गत वर्तमान समय में रूस, ईरान और उत्तर कोरिया आए हुए हैं। इन तीनों देशों पर आप जानते हैं कि सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो क्योंकि अमेरिका ज़्यादातर जो एक प्रकार से देखते हैं सर्व स्वीकार जो मुद्रा है वैश्विक स्तर पर वो डॉलर है। तो अमेरिका यदि प्रतिबंध लगाता है तो निश्चित रूप से जो भी देश प्रतिबंधों की श्रेणी में आते हैं उनकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित होती है, क्योंकि कोई भी देश उनसे व्यापार नहीं कर सकता, कोई भी देश उनसे सैन्य संबंध नहीं रख सकता, कोई भी देश किसी भी प्रकार की गतिविधियां, एंटी अमेरिका गतिविधियां इनसे नहीं रख सकता। तो एक प्रकार से हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अमेरिका ने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए और जो भी अमेरिका की खिलाफत करे, अमेरिका के विरुद्ध खड़ा हो, उसको इस प्रतिबंधों के अगेन रख देता है, इस प्रतिबंधों की श्रेणी में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए रख देता है। अब बात आती है कि ऐसे प्रतिबंध जो भी हैं, इसमें एक प्रतिबंध और होता है ऊर्जा अनुबंध। मतलब जो भी देश प्राथमिक प्रतिबंधों के अधीन है, जैसे ईरान प्राथमिक प्रतिबंधों के अधीन है, तो आप ईरान से ऊर्जा आपूर्ति से संबंधित समझौता नहीं कर सकते। मतलब आप ईरान से तेल नहीं खरीद सकते, आप ईरान से गैस नहीं खरीद सकते। इसी तरह से रूस में भी तेल और गैस के भंडार हैं, तो आप रूस से तेल और गैस नहीं खरीद सकते। इस तरह के सैंक्शंस अमेरिका लगाता है। अब बात आती है कि वर्तमान संदर्भों में भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये मुद्दा हालिया में चर्चा में इसलिए आया क्योंकि पूर्व में भी ये चर्चा में रहा था। कब? जब भारत ने यस 400 जो अल्माज आंटी कंपनी बनाती है, यस 400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जब भारत ने रूस से समझौता किया था तो उस समय भी कॉट्सा चर्चा में आया था। वर्तमान समय में क्यों आया है? क्योंकि अभी हाल ही में आप सब जानते होंगे कि 2 सप्ताह पहले
भारत के जो रक्षा मंत्री हैं वो मॉस्को गए हुए थे, रूस की यात्रा पर गए हुए थे। और रूस की यात्रा पर ये इसलिए गए थे क्योंकि भारत का जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, जिसके माध्यम से ये तय होता है कि कौन से हथियार हमें खरीदने हैं, कहां पे, मतलब सैन्य साजो सामान पे जो निगरानी करने वाली काउंसिल है, जो बताती है कि किन चीजों की आवश्यकता है, उसके द्वारा एक अप्रूवल लाया गया था कि भारतीय वायुसेना को यदि दोहरे मोर्चे पर सशक्त करना है, दोहरे मोर्चे का मतलब पाकिस्तान के भी मोर्चे पर और चीन के मोर्चे पर, दोनों को सशक्त करना है, दोनों मोर्चों पर हमें भारतीय वायुसेना को सक्षम बनाना है, तो इसके लिए हमारे पास जो लड़ाकू विमान है उनकी कमी है। तो उनकी कमी कहां से पूरी की जा सकती है? यदि हम MiG-21 खरीद लें या सुखोई 30 MKI खरीद लें, तो इसके लिए अप्रूवल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने दिया था। तो जब राजनाथ सिंह गए हुए थे, मॉस्को गए हुए थे, तो इन्होंने M-21 और सुखोई 30 MKI के लिए समझौता किया है। कुछ विमान हम इन दोनों कैटेगरी की खरीद रहे हैं, जिससे भारतीय वायुसेना दोहरे मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार हो जाए। और वहीं से ये चर्चा में आपका आ गया कार्ड्स। क्यों आ गया? क्योंकि अभी हाल ही में 2 दिन पहले अमेरिका ने जो कॉर्ट्सा के अंतर्गत जो उसके नियम थे, जो प्रतिबंध थे, उनको जारी रखा है, किसी को कोई छूट नहीं दिया है। तो भारत के लिए चिंताएं क्या हैं? क्योंकि भारत जब S-400 के लिए समझौता किया था रूस से, उस समय भी अमेरिका ने कहा था कि आप रसिया से कोई भी इस तरह का सैन्य साजो सामान नहीं खरीद सकते, आपको खरीदना है तो आप हमसे खरीदिए, अमेरिका से खरीदिए। तो ये बात हुई थी क्योंकि अमेरिका अपने आर्थिक हितों को सर्वोपरि रखता है। तो बात यह हुई थी कि उस समय कि भारत की सिचुएशन ऐसी है, भारत की जो भौगोलिक स्थिति ऐसी है, इस दक्षिण एशिया के रीजन में इस तरह से समस्याएं पनप रही हैं कि भारत के लिए S-400 लेना जरूरी है और इसके लिए अमेरिका से कुछ छूट भी मांगी गई थी। मतलब जो सैंक्शन होता है, इसमें छूट कौन दे सकता है? अमेरिका का राष्ट्रपति दे सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति जो चाहे जिन देशों को छूट दे सकता है। तो इस पर भारतीय जो हमारे राजनयिक हैं, उन्होंने प्रयास किया कि अमेरिका से S-400 के लिए छूट मिल जाए, छूट प्राप्त की जाए। और निश्चित तौर से S-400 के लिए अमेरिका, जब हमारी कूटनीतिक पहल चालू हुई, हमने अपनी समस्याओं को रखना कि हमें पाकिस्तान के भी मोर्चे पर और हमें चीन के भी मोर्चे पर यदि अपने आप को अपनी सुरक्षा करनी है, अपने नागरिकों की सुरक्षा करनी है, तो हमें एयर डिफेंस सिस्टम बेहतर बनाना होगा। क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही लचीला है, बहुत ही कमजोर है। हम दोहरे मोर्चे पर एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ढील दी गई थी, अमेरिका ने कुछ ढील दिया था, क्योंकि उस समय कोई भी आर्थिक प्रतिबंध भारत पर नहीं लगाए गए थे, भारत पर कोई भी प्रतिबंध नहीं थोपा गया था। लेकिन वर्तमान समय में जब हमने विमानों के लिए समझौता किया रूस से, तो एक बार फिर से अभी 2 दिन पहले इसके बारे में बता दिया गया कि कॉस्टा जो है ये रिमेन अनचेंज, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो पहले प्रावधान थे वो अभी भी लागू है। मतलब यदि भारत जो रूस के साथ ये विमानों के लिए समझौता कर रहा है, तो भारत पर भी आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और इसलिए ये चर्चा में है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें यदि भारत अपने कूटनीति के बल पर, अपने राजनयिक संबंधों के बल पर कुछ छूट प्राप्त करता है, तो निश्चित तौर पर प्रतिबंध नहीं लगेंगे। अन्यथा अमेरिका जो है इस सैंक्शन के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत स्वतंत्र है, तो वो किसी भी देश पर प्रतिबंध लगा सकता है। लेकिन यह भी है कि इसमें प्रत्येक जो भी मामला होता है, जो भी बिंदु उठते हैं, उन पे अलग अलग विचार किया जाता है। इसलिए यह भी उम्मीद है कि भारत को यहाँ पे छूट मिल जाए, लेकिन इसके लिए भारत को राजनयिक प्रयास करने होंगे, कूटनीतिक प्रयास करने होंगे। दूसरी बात आती है कि भारत की जो स्थिति है वर्तमान समय में, हम चाइना से एक प्रकार से देखें तो संघर्ष की स्थिति में है। तो चाइना से संघर्ष की स्थिति में है क्योंकि अमेरिका भी चाइना से, एक प्रकार से देखें तो अमेरिका चाइना एक दूसरे के एंटी हैं। तो ऐसी स्थिति में उम्मीद है कि अमेरिका भारत को छूट दे दे, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि चीन को इस रीजन में, एशिया रीजन में उभरने से रोका जाए, क्योंकि बहुत सारे अमेरिका के
साथ साझा करने वाले देश हैं जो अमेरिका के गुट में है। जैसे आप वियतनाम को ले लीजिए, उसके साथ चीन का संघर्ष चल रहा है। जापान अमेरिका के गुट में है, वहाँ भी संघर्ष चल रहा है। तो इस तरह से अमेरिका चाहता है कि भारत इस रीजन में उभर कर सामने आए और चीन की स्थिति है अभी, जो चीन वर्तमान समय में जो अपनी स्थिति बना चुका है, उसको भारत जवाब दे सके। तो निश्चित रूप से इसमें छूट मिलना तय है और छूट मिलना भी चाहिए, क्योंकि यदि हम वायुसेना के लिए विमान नहीं लेते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम नहीं लेते हैं, तो हम पाकिस्तान और चाइना के दोहरे मोर्चे पर लड़ नहीं सकते हैं। यदि चाइना से भी हमारा युद्ध होता है तो भी हम नहीं लड़ सकते हैं। यदि आप देखो तो जो एयर डिफेंस के मामले में, सबसे पहले आप देखो न्यूक्लियर वारहेड के मामले में, तो न्यूक्लियर वारहेड के मामले में भारत चाइना से बहुत ज़्यादा पीछे है, बहुत ज़्यादा, 3 गुना 4 गुना पीछे है। तो सबसे पहली बात, भारत कहाँ पीछे है? न्यूक्लियर वारहेड के मामले में भारत चाइना से पीछे है। चाइना ने इस बार पिछले कुछ वर्षों में 30 वारहेड नए बनाए हैं, भारत सिर्फ 10 बनाया है। तो भारत अभी न्यूक्लियर वारहेड के जो सिचुएशन है उसमें बहुत पीछे। दूसरी बात आती है मिसाइल की जो रेंज है, जो न्यूक्लियर पावर है, जो हमारे पास मिसाइल है जो न्यूक्लियर वार कर सकती हैं, जिन पर न्यूक्लियर वारहेड लगाए जा सकते हैं, उनकी रेंज कम है और चाइना के पास ऐसी बहुत सारी मिसाइलें हैं। तीसरे मोर्चे पर यदि हम जाते हैं न्यूक्लियर वारहेड के मामले में, कि पनडुब्बी से यदि हम न्यूक्लियर वार कर सकें, न्यूक्लियर वारहेड को छोड़ सकें, तो भारत के पास सिर्फ एकमात्र पनडुब्बी है जिसको बोलते हैं अरिहंत। और अरिहंत जो पनडुब्बी है उसमें बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी तकनीकी समस्याएं इस समय उभर के आ रही हैं और वो उस हिसाब से सक्षम नहीं है कि 100% हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते कि वो जो है इस प्रकार के मामलों में यदि ऐसी सिचुएशन बनती है तो वहां भारत को बढ़त दिलाएगी। जबकि चाइना के पास एक इस तरह की परमाणु पनडुब्बियों की एक फ्लीट है पूरी, तो इसमें भी चाइना हमसे बहुत आगे है। फिर बात आती है लड़ाकू विमानों के बारे में। लड़ाकू विमानों के बारे में यदि हम बात करें तो जरूर चाइना और भारत एक दूसरे के बराबरी पर हैं, लेकिन यदि पाकिस्तान भी आ जाता है चाइना के साथ तो भारत पीछे हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक मामले में, कहां पे? एयरफोर्स के जो विमान हैं, एयरक्राफ्ट के मामले में हम चाइना के बराबरी पे हैं, उनका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन यदि चाइना के साथ पाकिस्तान आता है तो दोहरी भूमिका में हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए भारतीय वायुसेना ने ये नया प्रपोजल रखा था कि हमें विमानों की जल्द से जल्द आवश्यकता है। तो आप समझ गए होंगे कि काष्ठा क्या है, किस प्रकार से ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहीं पर अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।